अध्याय 14 खुशकिस्मती काढ़ा। अगली सुबह हैरी की जड़ी बूटी विज्ञान की पहली क्लास थी। वह नाश्ते के समय रॉन और हर्माइनी को डंबलडोर की क्लास के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, क्योंकि उसे डर था कि आसपास बैठे लोग उसकी बात सुन लेंगे। बहरहाल सब्जियों की क्यारी के बीच से ग्रीन हाउस की तरफ जाते समय उसने उन्हें सारी बातें बता दी। वीकेंड की बेरहम हवा आखिर खत्म हो गई थी। अजीब सी धुंध लौट आई थी, जिस वजह से उन्हें सही ग्रीन हाउस खोजने में सामान्य से ज्यादा समय लगा। तुम जानते हो कौन तो बचपन में भी डरावना था, रॉन ने धीरे से अपने सुरक्षात्मक ग्लव्स पहनते हुए कहा, जब वे गांठदार स्नार्गल्स के ठूंठ के चारों तरफ बैठे, जो उनके टर्म के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि डंबलडोर तुम्हें ये सब क्यों दिखा रहे हैं। मेरा मतलब है ये सचमुच दिलचस्प है, लेकिन इसका महत्व क्या है? हैरी ने एक टॉफी मुंह में डालते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन वे कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मुझे बचने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। वोल्डेमॉर्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना समझदारी की बात है, वरना तुम्हें उसकी कमजोरियां कैसे पता चलेंगी। तो स्लगहॉर्न की पार्टी कैसी रही? हैरी ने टॉफी भरे मुंह से पूछा। ओह, यह सचमुच मजेदार थी, हरमाइनी ने रक्षात्मक चश्मा पहनते हुए कहा। मेरा मतलब है वे अपने मशहूर पूर्व विद्यार्थियों के बारे में बातें करते हैं और वे मैकलेगन के तो दीवाने हैं, क्योंकि उसके बहुत ऊंचे संपर्क हैं। लेकिन उन्होंने हमें बेहतरीन खाना खिलवाया और ग्वेनॉक जोन्स से हमारा परिचय भी करवाया। ग्वेनॉक जोन्स? रॉन ने कहा, जिसकी आंखें उसके चश्मे के नीचे फैल गई थी। ग्वेनॉक जोन्स, हॉलीहेड हार्पिस की कप्तान? वही, हरमाइनी ने कहा। मुझे तो लगा कि वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बकबक करती है, लेकिन ज्यादा बात मत करो, प्रोफेसर स्प्राउट ने वहां आते हुए और सख्त दिखते हुए कहा। तुम लोग पिछड़ रहे हो, बाकी सभी काम शुरू कर चुके हैं और नेविल को तो पहली फली भी मिल गई है। उन्होंने मुड़कर देखा। निश्चित रूप से नेविल के होंठ खून से सने थे और उसके चेहरे के बगल में कई बुरी खरोंचें थी, लेकिन वह ग्रेपफ्रूट के आकार की एक हरी चीज पकड़े था जो बुरी दिख रही थी। ठीक है प्रोफेसर, हम भी शुरू करते हैं, रॉन ने कहा, और जब वे दोबारा मुड़ी तो उसने आगे जोड़ दिया। ध्वनि दमन मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए था हैरी। नहीं, नहीं करना चाहिए था, हरमाइनी ने तत्काल चिढ़कर कहा, जैसा वह हाफ ब्लड प्रिंस और उसके मंत्रों का जिक्र होने पर हमेशा करती थी। चलो, बेहतर होगा कि हम काम शुरू कर दें। उसने बाकी दोनों की तरफ डरते डरते देखा। उन्होंने गहरी सांसें ली और अपने बीच वाले गांठदार ठूंठ पर झपट पड़े। ठूंठ तत्काल सजीव हो उठा। इसकी लंबी कांटेदार झाड़ी जैसी बेलें ऊपर उड़ने लगी और हवा में कोड़ों की तरह लहराने लगी। एक हरमाइनी के बालों में उलझ गई, लेकिन रॉन ने इसे दूर हटा दिया। हैरी दो बेलों को एक साथ बांधने में सफल हो गया। तंतुओं जैसी शाखाओं के बीच में एक छेद खुल गया। हरमाइनी ने बहादुरी से अपना हाथ इस छेद में डाल दिया, लेकिन यह उसकी कोहनी के चारों तरफ दरवाजे की तरफ बंद हो गया। हैरी और रॉन ने बेलों को खींचकर दरवाजे के छेद को दोबारा खुलने के लिए विवश कर दिया। हरमाइनी ने अपना हाथ बाहर निकाला। अब उसकी उंगलियों में भी नेविल जैसी ही एक फली थी। तत्काल कंटीली बेलें अंदर चली गई और ठूंठ लकड़ी के मासूम टुकड़े जैसा दिखने लगा। रॉन बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं अपना मकान बनाते समय मैं इन्हें अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने अपने रक्षात्मक चश्मे को अपने माथे के ऊपर धकेला और चेहरे का पसीना पोंछा। मुझे एक प्याला दो, हरमाइनी ने कहा और धड़कती फली को थोड़ी दूर पकड़े रखा। हैरी ने उसे प्याला थमा दिया और हरमाइनी ने हिकारत के साथ उसमें फली डाल दी। प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, ज्यादा मुंह मत बनाओ, उसे फौरन निचोड़ दो, ताजी फली का रस सबसे अच्छा निकलता है। खैर, हरमाइनी ने अपनी पुरानी बातचीत को दोबारा शुरू करते हुए कहा, जैसे उस ठूंठ ने उन पर हमला ही न किया हो। हैरी, स्लगहॉर्न एक क्रिसमस पार्टी दे रहे हैं और तुम उससे किसी तरह नहीं बच सकते, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी खाली शामों की जांच करूं, जिससे वे अपनी पार्टी उस रात को रख सके जब तुम आ सको। हैरी दर्द से कराहने लगा। इस दौरान रॉन फली को अपने दोनों हाथों से प्याले में फोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह उठकर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत से इसे दबाते हुए गुस्से से बोला, और यह पार्टी भी सिर्फ स्लगहॉर्न के प्रिय विद्यार्थियों के लिए होगी, है ना? हाँ, सिर्फ स्लग क्लब के लिए, हरमाइनी ने कहा। फली रॉन की उंगलियों से छूटकर उड़ गई और ग्रीन हाउस के कांच पर पड़ी। वहां से यह उछलकर प्रोफेसर स्प्राउट के सिर पर पड़ी, जिससे उनका पुराना हैट गिर गया। हैरी फली लेने गया। जब वह लौटा तो हरमाइनी कह रही थी, देखो, मैंने स्लग क्लब नाम इजाद नहीं किया है। स्लग क्लब, रॉन ने मेलफॉय जितनी व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा। यह बहुत मूर्खतापूर्ण नाम है। अच्छा, मुझे उम्मीद है तुम पार्टी में मजे करोगी। तुम मैकलेगन के साथ जोड़ी क्यों नहीं बना लेती हो? फिर स्लगहॉर्न तुम्हें किंग और क्वीन स्लग बना सकते हैं। हमें मेहमान ले जाने की इजाजत है,
हरमाइनी बोली। उसका चेहरा न जाने क्यों अचानक लाल हो गया था। और मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें पार्टी मूर्खतापूर्ण लगती है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। हैरी अचानक सोच रहा था कि काश फली थोड़ी ज्यादा दूर उड़ी होती, ताकि उसे उस वक्त उन दोनों के पास वहां बैठने की जरूरत नहीं होती। उन दोनों का ही ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। बहरहाल हैरी ने फली वाले प्याले को पकड़ा और आवाज करते हुए फली खोलने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्य से उसे अब भी उनकी बातचीत का एक एक शब्द सुनाई दे रहा था। तुम मुझे साथ ले जाना चाहती थी? रॉन ने बिल्कुल ही अलग आवाज में पूछा। हाँ, हरमाइनी ने गुस्से से कहा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं मैगलेगन के साथ जोड़ी बना लूं। एक पल का विराम हुआ, जिस दौरान हैरी लचीली फली पर खुरपी मारने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, रॉन ने बहुत धीरे से कहा। हैरी का निशाना फली की बजाय प्याले पर लग गया, जिससे यह टूट गया। मरम्मतो, उसने जल्दी से कहा और अपनी छड़ी से टुकड़ों को कुरेदा। प्याला फिर से जुड़ गया। बहरहाल प्याला टूटने से रॉन और हरमाइनी को हैरी की उपस्थिति का एहसास हो गया। हरमाइनी परेशान दिखने लगी और तत्काल संसार के मांसाहारी वृक्ष पुस्तक के पन्ने पलटने लगी, ताकि स्नार्गल्स की फलियों का रस निकालने का सही तरीका खोज सके। दूसरी तरफ रॉन थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन खुश भी दिख रहा था। हरमाइनी ने जल्दी से कहा, हैरी, फली इधर दे दो। इसमें लिखा है कि हमें किसी नुकीली चीज से इसमें छेद करना है। हैरी ने उसे प्याले में रखी फली दे दी। चश्मा लगाकर वह और रॉन एक बार फिर ठूंठ पर झपट पड़े। हैरी को हैरानी नहीं हुई जब एक कंटीली बेल उसका गला दबाने पर उतारू हो गई और उसे उसके साथ कुश्ती लड़नी पड़ी। वह जानता था कि देर सबेर रॉन और हरमाइनी के बीच इस तरह की चीज हो सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे हरमाइनी और रॉन के बारे में कैसा महसूस हो रहा था। वह और चो अब इतने शर्मिंदा थे कि बात करने की तो रहने ही दे, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। अगर रॉन और हरमाइनी एक साथ घूमने लगे और फिर अलग अलग हो जाएं, तो क्या होगा? क्या उनकी दोस्ती इसके बाद भी बच पाएगी? हैरी को याद आया कि कुछ हफ्तों तक थर्ड ईयर में हरमाइनी और रॉन ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। उसे उन दोनों के बीच की दूरी पाटने और पुल बनाने के काम में मजा नहीं आया था। और अगर वे अलग नहीं हुए तो क्या होगा? अगर वे फ्लर और बिल जैसे बन जाएंगे तो क्या होगा? उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो अलग थलग रह जाएगा। पकड़ लिया, रॉन चिल्लाया और उसने ठूठ से दूसरी फली खींच ली। तब तक हरमाइनी पहली वाली फली को खोलने में कामयाब हो गई थी। प्याले में रेशे पीले हरे कीड़ों की तरह रेंग रहे थे। बाकी की क्लास में स्लगहॉर्न की पार्टी का कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि हैरी ने अगले कुछ दिनों तक अपने दोनों दोस्तों को ज्यादा गौर से देखा, लेकिन रॉन और हरमाइनी के व्यवहार में कोई खास अंतर नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि वे एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही विनम्रता से पेश आ रहे थे। हैरी को लगा उसे यह देखना होगा कि पार्टी वाली रात को स्लगहॉर्न की धीमी रोशनी वाले कमरे में बटर बियर के प्रभाव के बाद क्या होता है। बहरहाल इस दौरान उसके पास और भी महत्वपूर्ण चिंताएं थी। केटी बेल अब भी सेंट मंगोज अस्पताल में थी और उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब यह था कि गुरुद्वार की टीम, जिसे हैरी सितंबर से गहन प्रशिक्षण दे रहा था, में एक धावक कम था। उसने केटी की जगह पर किसी और को इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उसे केटी के लौटने की उम्मीद थी। बहरहाल नागशक्ति के साथ उनका शुरुआती मैच अब करीब आ रहा था। उसे आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि केटी समय रहते नहीं लौट पाएगी। हैरी को नहीं लगा कि वह दोबारा ट्रायल्स को झेल पाएगा। डूबते हुए एहसास के साथ, जिसका क्विडिच से कोई लेना देना नहीं था, उसने एक दिन रूपांतरण के बाद डीन थॉमस को पकड़ लिया। क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी पहले ही निकल चुके थे। हालांकि कई चहचहाते पीले पक्षी अब भी कमरे में मंडरा रहे थे, जिन्हें हरमाइनी ने उत्पन्न किया था। बाकी विद्यार्थी में से कोई भी हवा में एक पंख भी उत्पन्न नहीं कर पाया था। क्या तुम अब भी धावक बनने में दिलचस्पी रखते हो? क्या? हाँ, हाँ, जाहिर है, डीन ने रोमांचित होकर कहा। हैरी ने देखा कि डीन के पीछे खड़ा सीमस फिनिगन अपने पुस्तकें गुस्से से अपने बैग में ठूंसने लगा। हैरी ने डीन से अब तक खेलने को इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि वह जानता था कि सीमस को यह बात पसंद नहीं आएगी। दूसरी तरफ उसे वही करना था जो टीम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा हो, और डीन ट्रायल्स में सीमस से ज्यादा तेजी से उड़ा था। तो ठीक है, तुम अब टीम में खेल रहे हो, हैरी ने कहा। आज रात को 7 बजे प्रैक्टिस है। बहुत बढ़िया, डीन ने कहा। चीयर्स हैरी। हे भगवान, मैं जिनी को यह बात बताने के लिए बेताब हूँ। वह कमरे से बाहर भागा और हैरी तथा सीमस को एक साथ अकेला छोड़ गया। इस परेशानी भरे पल में सीमस के सिर पर एक पक्षी की बीट गिर गई। हरमाइनी के उत्पन्न किए हुए पक्षी अब भी उनके ऊपर मंडरा रहे थे। सीमस अकेला ही नहीं था जो केटी की जगह डीन के चुनाव से असंतुष्ट था। गुरुद्वार के हॉल में काफी बुदबुदाहट थी कि हैरी ने टीम में अपने 2 सहपाठियों को चुन लिया था। चूंकि हैरी स्कूल में इससे ज्यादा बुरी बुदबुदाहटें सुन चुका था, इसलिए उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन फिर भी उस पर दबाव बढ़ रहा था कि वो नागशक्ति के खिलाफ होने वाले मैच में जीत हासिल करे। हैरी जानता था कि अगर गरुड़द्वार जीत गया तो पूरा हाउस भूल जाएगा कि उसने हैरी की आलोचना की थी और यही कहेगा कि वे पहले ही जानते थे कि उनकी टीम बहुत बढ़िया थी। लेकिन अगर गरुड़द्वार हार गया तो हैरी ने दुखी मन से सोचा। उसने इससे भी ज्यादा बुरी बुदबुदाहटें सहन की थी। जब हैरी ने डीन को उस शाम को उड़ते देखा तो उसे अपने चुनाव पर जरा भी अफसोस नहीं हुआ। डीन जिनी और डेमिल्जा के साथ अच्छे तालमेल से खेल रहा था। मारक, पीक्स और कूट का खेल भी दिनों दिन सुधरता जा रहा था। समस्या सिर्फ रॉन की थी। हैरी जानता था कि रॉन घबराहट और आत्मविश्वास की कमी का शिकार था, जिसके कारण कभी वह बहुत अच्छा खेलता था तो कभी बहुत खराब। दुर्भाग्य से टर्म के पिछले मैच की संभावना से उसकी असुरक्षा की भावना लौट आई थी। जब उस पर आधा दर्जन गोल हो गए, जिनमें से ज्यादातर जिनी ने किए थे, तो उसके बाद उसकी तकनीक ज्यादा खराब होती गई और आखिरकार उसने सामने से आ रही डेमिल्जा रॉबिन्स के मुंह पर मुक्का मार दिया। यह गलती से हो गया, मुझे अफसोस है डेमिल्जा, मुझे सचमुच अफसोस है। रॉन उसके पीछे चिल्लाया जब वह जमीन पर गोता खाते हुए उतरी और हर तरफ खून टपकाती रही। मैं तो बस बौखला गया था, जिनी ने गुस्से से कहा और डेमिल्जा के पास उतरकर उसके सूजे होंठ की जांच करने लगी। तुम मूर्ख हो रॉन, जरा उसकी हालत तो देखो, हैरी ने दोनों लड़कियों के पास उतरते हुए कहा। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। फिर वो अपनी छड़ी डेमिल्जा के मुंह की तरफ करके बोला, अंग पूर्वत। इसके बाद वो जिनी से बोला, और जिनी, तुम्हें रॉन को मूर्ख कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम टीम की कप्तान नहीं हो। देखो, तुम इतने व्यस्त दिख रहे थे कि तुम्हारे पास उसे मूर्ख कहने का समय नहीं था। मैंने सोचा किसी न किसी को तो यह जरूर कहना चाहिए। हैरी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। सभी लोग हवा में पहुंचो, चलो। कुल मिलाकर यह पूरे टर्म की सबसे खराब प्रैक्टिस रही। हालांकि हैरी को यह महसूस नहीं हुआ कि मैच इतने करीब होने पर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उसने सबकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, सभी लोग अच्छा खेले, मुझे लगता है कि हम नागशक्ति को पछाड़ देंगे। चेंजिंग रूम से निकलते समय धावक तथा मारक अपने प्रदर्शन से खुश लग रहे थे। मैं ड्रैगन के गोबर जितना खराब खेला, रॉन ने खोखली आवाज में कहा जब दरवाजा जिनी के पीछे झूल कर बंद हो गया। नहीं, तुम इतना खराब नहीं खेले थे, हैरी ने दृढ़ता से कहा। रॉन, ट्रायल्स में तुम सबसे अच्छे कीपर थे, तुम सिर्फ घबरा जाते हो, यही तुम्हारी इकलौती समस्या है। वह महल जाते समय पूरे रास्ते रॉन को लगातार प्रोत्साहित करता रहा। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो रॉन थोड़ा ज्यादा खुश नजर आ रहा था। गरुड़द्वार टावर के शॉर्टकट से जाने के लिए जब हैरी ने दीवार दरी खोली तो वहां पर उन्हें डीन और जिनी लिपटे हुए मिले, जो एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। ऐसा लगा जैसे हैरी के पेट में कोई बड़ा भयंकर जानवर जाग गया हो और उसके भीतर के अंगों को जकड़ने लगा हो। गर्म खून उसके दिमाग में बाढ़ की तरह बहने लगा, जिससे सभी विचार खत्म हो गए। अब उसके मन में डीन को मंत्र मारकर जेली में बदलने की इच्छा हो रही थी। इस पागलपन से जूझते समय उसे रॉन की आवाज जैसे बहुत दूर से आती हुई सुनाई दी। ओए! डीन और जिनी एक दूसरे से अलग होकर मुड़कर देखने लगे। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन लोगों को खुलेआम चूमती फिरे, जिनी बोली। यह गलियारा खाली था जब तक कि तुम यहाँ जबरन नहीं घुस आए थे। डीन थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। उसने हैरी की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन हैरी बदले में नहीं मुस्कुराया, क्योंकि उसके भीतर नवजात राक्षस गरज कर कह रहा था कि उसे डीन को फौरन टीम से निकाल देना चाहिए। चले जिनी, डीन बोला। हम वापस गरुड़द्वार के हॉल में चलते हैं। तुम जाओ, जिनी बोली। मैं अपने प्यारे भाई से थोड़ी बात करना चाहती हूँ। डीन चला गया। हालांकि उसे देखकर लग रहा था कि वह वहां से जाते समय उसे अफसोस नहीं हो रहा था। अच्छा, जिनी ने अपने लंबे लाल बाल चेहरे से हटाते हुए कहा और रॉन को गुस्से से घूर कर देखा। अब हम इस बात का हमेशा के लिए फैसला कर लेते हैं। रॉन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसके साथ घूमती हूँ या किसके साथ क्या करती हूँ। हाँ, लेना देना है, रॉन ने उतने ही गुस्से से कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता हूँ कि लोग ये कहें कि मेरी बहन एक क्या? जिनी ने छड़ी निकालते हुए चिल्लाई। एक क्या? उसका कोई मतलब नहीं है जिनी, हैरी ने यूं ही कह दिया। हालांकि उसके भीतर का राक्षस रॉन के शब्दों से सहमत था। ओह हाँ, उसका मतलब है, जिनी हैरी से बोली। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जिंदगी में किसी को नहीं चूमा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जिंदगी में सबसे अच्छा चुंबन हमारी म्यूरियल आंटी ने दिया है। अपना मुंह बंद रखो, रॉन गरजा और उसका चेहरा लाल से बैंगनी हो गया। नहीं, मैं मुंह बंद नहीं रखूंगी, जिनी आवेश में चिल्लाई। मैंने तुम्हें कफ के साथ देखा है। जब भी तुम उसे देखते हो तो यह उम्मीद करने लगते हो कि वह तुम्हारा गाल चूम ले। यह बहुत ही बचकाना है। अगर तुम थोड़ी बहुत चुम्मा चाटी खुद करो तो तुम्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे लोग यह करते हैं। रॉन ने भी अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। हैरी तेजी से दोनों के बीच आ गया।
तुम नहीं जानती कि तुम क्या बोल रही हो। रॉन गरजा और हैरी के पास से जिनी की तरफ देखने की कोशिश की, जो अब हाथ फैलाकर जिनी के सामने खड़ा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये काम सबके सामने नहीं करता। जिनी उपहासपूर्ण हंसी हंसने लगी और हैरी को धक्का देकर रास्ते से दूर हटाने की कोशिश की। पिग्विजियन को चूमते हो, है ना? या तुमने अपने तकिए के नीचे म्यूरल आंटी की तस्वीर छुपा रखी है? तुम। नारंगी रोशनी की एक फुहार हैरी की बाईं बाह के नीचे से निकली और जिनी के कुछ इंच दूर से निकल गई। हैरी ने रॉन को धक्काकर दीवार से टिका दिया। मूर्खता मत करो। हैरी ने जो चैन को चूमा है, जीनी चिल्लाई, जो अब आंसुओं के करीब दिख रही थी। और हर्माइनी ने विक्टर क्रम को चूमा है। रॉन, सिर्फ तुम ही ऐसा नाटक करते हो जैसे बहुत बुरी बात हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास इसका उतना ही अनुभव है जितना 12 साल के लड़के को होता है। और इतना कहने के बाद वो धड़धड़ाती हुई चली गई। हैरी ने जल्दी से रॉन को छोड़ दिया, जिसके चेहरे पर ऐसा खूंखार भाव था जैसे वो हत्या करना चाहता हो। वे दोनों वहीं खड़े खड़े गहरी सांसें लेते रहे, जब तक कि फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस मोड़ पर प्रकट नहीं हुई, जिससे तनाव खत्म हो गया। चलो, हैरी ने कहा, जब फिल्च के घिसटते पैरों की आवाज कानों तक पहुंची। वे जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर 7वीं मंजिल के गलियारे में चलने लगे। ओए, रास्ते से दूर हटो, रॉन ने छोटी लड़की से चिल्ला कर कहा, जो डर गई और उसने मेढक के अंडों की बोतल गिरा दी। टूटते कांच की आवाज की तरफ हैरी का ध्यान नहीं गया। वह असंतुलित और चकराया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने खुद से कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो रॉन की बहन है। उसका डीन को चुनना तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो रॉन की बहन है। लेकिन अनचाहे ही उसके मस्तिष्क में एक काल्पनिक तस्वीर आ गई, जिसमें उसी वीरान गलियारे में वह खुद जिनी को चूम रहा था। उसके सीने के अंदर का राक्षस खुश होने लगा, लेकिन फिर उसने देखा कि रॉन दीवारदरी के पर्दे को फाड़ रहा था और हैरी पर छड़ी तानते हुए विश्वासघात जैसी बातें चिल्ला रहा था। तुम तो मेरे दोस्त थे। मोटी औरत के पास पहुंचने पर रॉन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हरमाइनी ने क्रम को चूमा होगा? हैरी अपराधी भाव से चौंक गया। उसने खुद को कल्पना के गलियारे से दूर खींचा, जिसमें अब वह और जिनी बिल्कुल अकेले थे। क्या? उसने दुविधा से कहा। ओह, अर सच्चा जवाब था हाँ, लेकिन वह यह कहना नहीं चाहता था। बहरहाल रॉन ने हैरी के चेहरे के भाव देखकर अनुमान लगा लिया। डिली क्राउट, उसने मोटी औरत से तल्ख स्वर में कहा, और वे तस्वीर के छेद से होते हुए हॉल में पहुंच गए। दोनों में से किसी ने भी इसके बाद जिनी या हरमाइनी का जिक्र नहीं किया। दरअसल वे दोनों उस रात ज्यादा नहीं बोले और खामोशी में अपने अपने बिस्तर पर चले गए। दोनों ही अपने विचारों में खोए हुए थे। हैरी काफी समय तक जाग कर अपने मसरीदार पलंग के ऊपर की झालर को देखता रहा और खुद को यकीन दिलाता रहा कि जिनी के प्रति उसकी भावनाएं पूरी तरह से बड़े भाई जैसी हैं। वे गर्मियों भर भाई बहन जैसे ही तो रहे थे। क्विडिच खेलते थे, रॉन को चिढ़ाते थे और बिल तथा कफ के बारे में हंसी मजाक करते थे। वो बरसों से जिनी को जानता था। यह स्वाभाविक था कि वह उसकी सुरक्षा की चिंता करे। यह स्वाभाविक था कि वह उस पर नजर रखे। यह स्वाभाविक था कि उसे चूमने के लिए वो डीन को सिर से पैर तक चीर देना चाहे। नहीं, उसे अपने भाई जैसी इस भावना पर खास तौर पर काबू रखना होगा। रॉन ने जोर से हुंकार भरा खर्राटा लिया। हैरी ने खुद को दृढ़ता से बताया, वो रॉन की बहन है। रॉन की बहन। वह मेरे दायरे से बाहर है। वह रॉन के साथ अपनी दोस्ती किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगा। उसने अपने तकिए का आकार ज्यादा आरामदेह बनाया और नींद आने का इंतजार करता रहा। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके विचार जिनके आसपास भी न फटकें। अगली सुबह जागने पर हैरी का सिर थोड़ा चकरा रहा था। उसने रात को इस तरह के सपने देखे थे जिनमें रॉन मारक का मुद्गर लेकर उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन दोपहर तक उसे असली रॉन के बजाय सपने वाला रॉन ज्यादा अच्छा लगता। रॉन जिनी और डीन से बातचीत नहीं कर रहा था। इसके अलावा वह आहत और चकराई हुई हरमाइनी के प्रति भी बर्फीली व्यंग्यात्मक उदासीनता से पेश आ रहा था। यही नहीं, लगता था रॉन रातों रात उतना ही चिड़चिड़ा और खटखटना हो गया था जितने विस्फोटक अग्निडंग थे। हैरी ने पूरे दिन रॉन और हरमाइनी के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार काफी नाराज हरमाइनी सोने चली गई और रॉन भी लड़कों के गलियारे की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने अपनी तरफ देख रहे फर्स्ट ईयर के कई लड़कों को जमकर फटकार दिया। हैरी को यह देखकर निराशा हुई कि रॉन का नया आक्रामक व्यवहार अगले कुछ दिनों में खत्म नहीं हुआ। इससे भी बुरी बात यह थी कि इससे उसकी गोलकीपिंग की योग्यता में भी काफी गिरावट आई और वह पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गया। परिणाम यह हुआ कि शनिवार के मैच से पहले वाली आखिरी क्विडिच प्रैक्टिस में वह धावकों के मारे एक भी गोल को नहीं बचा पाया और हर एक को बुरी तरह डांटता रहा, जिससे डिमिल्जा रॉबिन्स तो रोने लगी। तुम चुप रहो और उसे अकेला छोड़ दो, पीक्स ने कहा, जो रॉन से लंबाई में 2/3 था, लेकिन उसके हाथ में एक भारी बल्ला था। बहुत हो गया, हैरी गरजा।
जिसने जिनी को रॉन की दिशा में गुस्से से घूरते देख लिया था, और बैट बोगी हॉक्स में जिनी की कुशलता को याद करते हुए वो तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए वहां पहुंच गया ताकि स्थिति हाथ से न निकल पाए। पीक्स, जाकर पहलवानों को अंदर रख दो। डिमेल्जा, खुद को संभालो, तुम सचमुच आज बहुत अच्छा खेली हो। रॉन, उसने इंतजार किया जब तक कि बाकी की टीम दूर नहीं चली गई। इसके बाद हैरी बोला, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अगर तुम सबके साथ इसी तरह का सलूक करोगे तो मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे रॉन उसे मुक्का मार देगा, लेकिन फिर इससे भी बुरी चीज हुई। रॉन अपनी झाड़ू पर लुढ़क सा गया। उसके भीतर का सारा गुस्सा ठंडा हो गया और वह बोला, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं बहुत बुरा खिलाड़ी हूँ। तुम बुरे खिलाड़ी नहीं हो और तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो, हैरी ने आवेश में कहा और सामने से रॉन का दुशाला पकड़ लिया। जब तुम फॉर्म में रहते हो तो हर गोल बचा सकते हो, तुम्हारे साथ तो सिर्फ दिमागी समस्या है। तुम यह कह रहे हो कि मेरा दिमाग खराब है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को गुस्से से घूर कर देखा। फिर रॉन ने अपना सिर थके हुए अंदाज में हिलाया। मैं जानता हूँ कि तुम इतने कम समय में दूसरा कीपर नहीं खोज पाओगे, इसलिए कल के मैच में तो मैं खेलूंगा, लेकिन अगर हम हार गए जैसा कि तय है तो मैं टीम से बाहर निकल जाऊंगा। हैरी के लाख समझाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डिनर के दौरान हैरी ने रॉन का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रॉन हरमाइनी से इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि उसने हैरी की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हैरी उस रात को गुरुद्वार के हॉल में भी कोशिश करता रहा। उसने यह भी कहा कि रॉन के जाने से पूरी टीम का मनोबल कम हो जाएगा। बहरहाल उसका यह दावा खोखला लग रहा था, क्योंकि बाकी की टीम दूर वाले एक कोने में बैठी हुई थी। साफ लग रहा था कि टीम के बाकी सदस्य रॉन के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि वे उसे बुरी नजर से देख रहे थे। आखिरकार हैरी ने दोबारा गुस्से का नाटक किया ताकि रॉन उत्तेजित होकर गोलकीपर के रूप में श्रेष्ठ प्रदर्शन का संकल्प कर ले। प्रोत्साहन की रणनीति की तरह ही यह रणनीति भी कारगर नहीं हुई। रॉन पहले जितनी ही दुखी और उत्साहहीन मानसिकता से अपने पलंग पर सोने चला गया। हैरी अंधेरे में बहुत लंबे समय तक जागता रहा। वह यह मैच हारना नहीं चाहता था। यह कप्तान के रूप में उसका पहला मैच तो था ही, इसके अलावा वह क्विडिच में ड्रेको मैल्फॉय को हराने के बारे में संकल्पवान था, भले ही वह अपनी शंकाओं को साबित नहीं कर सकता हो। बहरहाल अगर रॉन पिछले कुछ प्रैक्टिसों की तरह खेला तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी। अगर कोई रास्ता हो जिससे रॉन खुद को संभाल ले, जिससे वो अपने पूरे फॉर्म में खेल सके, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि रॉन की किस्मत अच्छी थी। और हैरी के मन में अचानक जवाब आ गया। अगली सुबह नाश्ता हमेशा जितना ही रोमांचक था। जब गुरुद्वार टीम के सदस्य बड़े हॉल में पहुंचे तो नागशक्ति के विद्यार्थियों ने जोर से ऊ आह की और व्यंग्यात्मक आवाजें निकाली। हैरी ने छत की तरफ देखा। वहां साफ नीला आसमान दिख रहा था, जो शुभ संकेत था। गुरुद्वार की टेबल लाल और सुनहरे रंगों से भरी हुई थी। हैरी और रॉन के करीब पहुंचने पर गुरुद्वार के विद्यार्थी तालियां बजाने लगे। हैरी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। रॉन ने मुंह बनाते हुए अपना सिर हिलाया। हौसला रखो रॉन, लेवेंडर चिल्लाई। मैं जानती हूँ तुम अच्छा खेलोगे। रॉन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चाय? हैरी ने पूछा। कॉफी? कद्दू का जूस? कुछ भी, रॉन ने उदासीनता से कहा और बिना सोचे समझे टोस्ट का एक टुकड़ा खाने लगा। हरमाइनी रॉन के पिछले कुछ समय के अप्रिय व्यवहार से इतनी तंग आ चुकी थी कि वह उनके साथ नाश्ता करने नहीं आई थी। वह कुछ मिनट बाद टेबल पर उसके पास आकर रुकी। उसने रॉन के सिर के पीछे वाले हिस्से को देखते हुए पूछा, तुम दोनों कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, हैरी ने कहा, जो रॉन को कद्दू के जूस का गिलास देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह लो रॉन, इसे पी लो। रॉन ने गिलास उठाकर अपने होठों से लगाया ही था कि तभी हरमाइनी तीखी आवाज में बोली, उसे मत पीना रॉन। हैरी और रॉन उसकी तरफ देखने लगे। क्यों नहीं? रॉन ने पूछा। हरमाइनी हैरी की तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा हो। तुमने अभी अभी उस गिलास में कुछ मिलाया है। क्या कहा? हैरी बोला। तुमने मेरी बात सुन ली है, मैंने तुम्हें देख लिया था। तुमने रॉन के गिलास में अभी अभी कुछ मिलाया है। तुम्हारे हाथ में अभी भी वह शीशी है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बोल रही हो, हैरी ने कहा और जल्दी से छोटी शीशी अपनी जेब में रख ली। रॉन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उसे मत पीना, हरमाइनी ने दहशत में आते हुए कहा। लेकिन रॉन ने ग्लास उठाकर एक सांस में पी लिया और बोला, हरमाइनी, मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। हरमाइनी बहुत परेशान हो गई। वो इतनी नीचे झुकी कि सिर्फ हैरी ही उसकी बात सुन सके। फिर वह फुसफुसा कर बोली, तुम्हें इसके लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हैरी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकते हो। देखो तो सही कौन बोल रहा है, हैरी ने भी फुसफुसा कर कहा। किसी को हाल ही में चिकर घिन्नी किया है? वह तेजी से उनसे दूर चली गई। हैरी बिना अफसोस के उसे जाता देखता रहा। हरमाइनी दरअसल कभी समझ ही नहीं पाई थी कि क्विडिच कितना गंभीर मामला होता है। फिर हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो अपने होंठ चाट रहा था। चलो, समय हो गया, हैरी ने खुशी से कहा। जब वे स्टेडियम की तरफ गए तो सर्दी के पाले भरी घास उनके पैरों के नीचे चटकने लगी। हैरी ने रॉन से कहा,
हम बहुत खुशकिस्मत है कि मौसम इतना अच्छा है ना? हाँ, रॉन ने कहा, जो पीला और बीमार दिख रहा था। जिनी और डिम्बलजा पहले ही चेंजिंग रूम में अपने क्विडिच दिशाले पहनकर इंतजार कर रही थी। परिस्थितियां आदर्श नजर आती हैं, जिनी ने रॉन को नजरअंदाज करते हुए कहा। और सोचो तो सही, कल की प्रैक्टिस में नागशक्ति के धावक वासी के सिर में एक पहलवान लग गया था और वो खेलने की हालत में नहीं है। और इससे भी अच्छी खबर यह है, मेलफॉय बीमार हो गया है। क्या? हैरी उसकी तरफ घूरने के लिए पलटा। वह बीमार है? उसे क्या हो गया? क्या पता, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, जिनी ने उत्साह से कहा। वे लोग उसके बजाय हार्पर को खिला रहे हैं। वह मेरे ही ईयर में पड़ता है और महामूर्ख है। हैरी अजीब तरीके से पलटकर मुस्कुराया, लेकिन जब उसने अपने लाल दुशाले को पहना तो उसका दिमाग क्विडिच पर नहीं था। मेलफॉय ने एक बार पहले भी यह दावा किया था कि वह चोट लगने के कारण नहीं खेल सकता, लेकिन उस वक्त उसने यह सुनिश्चित किया था कि पूरा मैच दोबारा उस समय हो जब परिस्थितियां नागशक्ति के ज्यादा अनुकूल हो। तो फिर अब वह अपनी जगह पर किसी दूसरे को खुशी खुशी क्यों खेलने दे रहा है? वह सचमुच बीमार है या फिर बीमारी का नाटक कर रहा है? अजीब है ना? हैरी ने धीरे से रॉन से कहा। मेलफॉय का नहीं खेलना? मैं तो इसे खुशकिस्मती कहूंगा, रॉन ने थोड़े ज्यादा उत्साह से कहा। और वासी भी नहीं खेल रहा है, वही उनकी तरफ से सबसे ज्यादा गोल करता है। मुझे नहीं लगता था। उसने अपने कीपर के दस्ताने पहनते समय अचानक हैरी की तरफ घूरा। क्या? मैं? तुमने? रॉन ने अपनी आवाज धीमी कर ली। वह घबराया हुआ लेकिन रोमांचित दिख रहा था। मेरा जूस, मेरा कद्दू का जूस तुमने कहीं? हैरी ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन बस इतना ही बोला। 5 मिनट में मैच शुरू होने वाला है, बेहतर होगा कि जल्दी से अपने जूते पहन लो। वे लोग जोरदार तालियों और तानों के बीच पिच पर पहुंचे। स्टेडियम का एक हिस्सा लाल सुनहरा था, दूसरा हिस्सा हरे चांदी जैसे रंग का था। मेहनतकश और चीलघात के ज्यादातर विद्यार्थी भी दोनों में से किसी टीम का समर्थन कर रहे थे। इतने शोर शराबे और तालियों के बीच हैरी को लूना लवगुड के शेर वाले मशहूर हेड की गर्जना सुनाई दी। हैरी रेफरी मैडम हूज के पास पहुंचा, जो बक्से में गेंद छोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। कप्तानों, हाथ मिलाओ, उन्होंने कहा, और नागशक्ति के नए कप्तान अर्कहॉट ने हैरी का हाथ दबा दिया। अपनी झाड़ू पर चढ़ जाओ, सीटी बजने पर 3, 2, 1। सीटी बजते ही हैरी और बाकी खिलाड़ियों ने ठंड के पाले के कारण जमी हुई जमीन पर कसकर लात मारी और उड़ने लगे। हैरी मैदान में चारों तरफ सुनहरी गेंद की तलाश में उड़ता रहा। वह हार्पर पर भी एक नजर रख रहा था, जो उसके बहुत नीचे इधर उधर हो रहा था। फिर एक आवाज आई, जो कमेंटेटर की आम आवाज से बहुत अलग थी। तो खेल शुरू हो गया और मुझे लगता है कि हम सब उस टीम को देखकर हैरान हैं जो पॉटर ने इस साल बनाई है। कईयों को लग रहा था कि पिछले साल कीपर के रूप में रोनाल्ड विजली के असमान प्रदर्शन को देखते हुए उसे टीम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जाहिर है कप्तान के साथ गहरी दोस्ती का फायदा तो मिलता ही है। इन शब्दों पर पिच के नागशक्ति वाले कोनों से तानों और तालियों की आवाज आई। हैरी ने कमेंटेटर बॉक्स की तरफ मुड़कर देखा। वहां पर एक लंबा दुबला सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नाक ऊपर की तरफ थी। वह जादुई मेगाफोन में बोल रहा था, जो कभी ली जॉर्डन का हुआ करता था। हैरी ने मेहनतकश के खिलाड़ी जकारियस स्मिथ को पहचान लिया, जिससे वह दिली नफरत करता था। और नागशक्ति गोल करने की पहली कोशिश कर रहा है। अर्थात पिच पर लपका जा रहा है और हैरी के पेट हिचकोले खाने लगा। वीजली ने बचा लिया। खैर, मुझे लगता है कभी कभार किस्मत भी साथ दे जाती है। सही कहा स्मिथ, आज वह खुशकिस्मत है। हैरी बुदबुदाया और मनी मन मुस्कुराया जब उसने धावकों के बीच गोता लगाते हुए सुनहरी गेंद की झलक देखने की कोशिश की। मैच शुरू होने के आधा घंटे बाद गुरुद्वार की टीम 8-0 से आगे थी। रॉन ने कुछ बहुत अद्भुत बचाव किए थे, कुछ को तो उसने अपने दस्तानों की नोक से बचाया था। उधर जिनी ने गुरुद्वार के 6 में से 2 गोल किए थे। इसके बाद जकारियस ने यह बोलना छोड़ दिया था कि वीजली भाई बहन टीम में सिर्फ इसलिए थे क्योंकि हैरी उन्हें पसंद करता था। इसके बजाय वो पीक्स और कूट पर शुरू हो गया। जाहिर है कूट दरअसल मारक जैसा नहीं दिखता है, जकारियस ने जोर से कहा। आमतौर पर मारक ज्यादा तगड़े होते हैं। उस पर पहलवान मार दो, हैरी ने कूट से चिल्लाकर कहा जब वो पास से निकला। लेकिन कूट ने मुस्कुराते हुए अगला पहलवान हार्पर पर मार दिया, जो हैरी की विपरीत दिशा में जा रहा था। हैरी को ठक की आवाज सुनकर खुशी हुई, जिसका मतलब था कि पहलवान निशाने पर लगा था। ऐसा लग रहा था कि गुरुद्वार की टीम से कोई गलती नहीं हो सकती थी। उन्होंने बार बार स्कोर किया और पिच की दूसरी तरफ रॉन ने बार बार आसानी से गोल बचाए। वह अब दरअसल मुस्कुरा रहा था, और जब भीड़ पुराने गाने वीजली हमारा राजा है को जोर जोर से गाती थी तो वह ऊपर से उन्हें निर्देशित कर रहा था। लगता है आज वह कुछ खास है ना? एक व्यंग्यात्मक आवाज आई और हैरी अपनी झाड़ू से गिरते गिरते बचा, क्योंकि हार्पर उससे जानबूझकर तेजी से टकराया था। तुम्हारा वह खून का गद्दार दोस्त,
मैडम हूज की पीठ उसकी तरफ थी और हालांकि गुरुद्वार के दर्शक नीचे से गुस्से में चिल्लाए, लेकिन जब तक वह मुड़ी हार्पर भाग चुका था। दुखते कंधे के साथ हैरी उसके पीछे भागा और वो उसे टक्कर मारने पर आमादा था। मुझे लगता है कि नागशक्ति के हार्पर ने सुनहरी गेंद देख ली है, जकारिया से स्मिथ ने मेगाफोन में कहा। हाँ, निश्चित रूप से उसने ऐसी कोई चीज देख ली है जो पॉटर नहीं देख पाया है। हैरी ने सोचा, स्मिथ कितना मूर्ख था, क्या उसने उन्हें टकराते हुए नहीं देखा था? लेकिन अगले पल उसे उसका पेट आसमान से टपकता हुआ लग रहा था। स्मिथ सही था और हैरी गलत था। हार्पर यूं ही ऊपर की तरफ नहीं लपका था। उसे वह चीज दिख गई थी जो हैरी को नहीं दिखी थी। सुनहरी गेंद उनके ऊपर तेजी से जा रही थी और साफ नीले आसमान में अच्छी तरह चमक रही थी। हैरी ने अपनी गति बढ़ा दी। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी, इसलिए इससे स्मिथ की कमेंट्री और भीड़ की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन हार्पर अब भी उससे आगे था और गुरुद्वार सिर्फ 100 पॉइंट से आगे था। अगर हार्पर पहले गेंद पकड़ लेगा तो गुरुद्वार हार जाएगा, और अब हार्पर सुनहरी गेंद से बस कुछ फुट ही दूरी पर था और अपना हाथ फैला रहा था। हैरी हताशा में चिल्लाया, ओए हार्पर, तुम्हें मेल्फॉय ने अपने बदले में खेलने के लिए कितने पैसे दिए हैं? वह नहीं जानता था कि उसके मुंह से यह बात क्यों निकली, लेकिन यह सुनकर हार्पर पीछे मुड़ गया। उसके हाथ से सुनहरी गेंद फिसल गई और हैरी ने तेजी से झपटकर छोटी फड़फड़ाती गेंद को पकड़ लिया। यह देखो, हैरी चिल्लाया और तेजी से घूमा और जमीन की तरफ लपका। सुनहरी गेंद उसके हाथों में ऊंची उठी हुई थी। जब भीड़ को एहसास हुआ कि क्या हुआ था तो इतना तेज शोर हुआ, उस सीटी की आवाज उसमें डूब गई जो मैच खत्म होने का संकेत थी। जिनी, तुम कहाँ जा रही हो? हैरी चिल्लाया जब उसने पाया कि बाकी की टीम उसे गले लगाने के लिए हवा में आ रही थी। लेकिन जिनी उनके पास से तेजी से गुजरी और फिर तेज धमाके के साथ कमेंटेटर बॉक्स से टकरा गई। जब भीड़ चिल्लाने और हंसने लगी तो गुरुद्वार की टीम उस लकड़ी के विनाश के पास उतरी जिसके नीचे जकारियस हल्के से हिल रहा था। हैरी ने सुना कि जिनी चहकते हुए नाराज प्रोफेसर मैकगोनिगल से कह रही थी, ब्रेक लगाना भूल गई थी प्रोफेसर, सॉरी। हंसते हुए हैरी बाकी की टीम से अलग हुआ और उसने जिनी को गले लगाया, लेकिन जल्दी ही छोड़ दिया। जिनी से निगाह न मिलाते हुए उसने रॉन की पीठ पर धौल जमाया। सारी दुश्मनी भूलकर गुरुद्वार की पूरी टीम हाथ में हाथ डालकर हवा में मुक्के मारती हुई अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराती हुई पिच से गई। चेंजिंग रूम में माहौल खुशी से भरा था। हॉल में पार्टी है, सीमस ने कहा है। डीन खुशी से चिल्लाया, चलो जिनी, डिमिल्जा। अंत में चेंजिंग रूम में सिर्फ रॉन और हैरी ही बचे थे। वे निकलने ही वाले थे कि तभी हरमाइनी दाखिल हुई। वो अपना गुरुद्वार का स्कार्फ अपने हाथों में मरोड़ रही थी और विचलित लेकिन संकल्पवान नजर आ रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है हैरी, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। तुमने इस लगौन की बात सुनी थी, यह गैर कानूनी है। तुम क्या करोगी, हमारी चुगली कर दोगी? रॉन ने पूछा। तुम दोनों किस बारे में बोल रहे हो? हैरी ने पूछा और अपने दुशाले टांगने के लिए मुड़ा ताकि वे उसकी मुस्कुराहट न देख पाए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। तुमने नाश्ते के वक्त रॉन के जूस में खुशकिस्मती का काढ़ा मिला दिया था। खुशकिस्मती काढ़ा? नहीं, मैंने नहीं मिलाया था, हैरी ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ हैरी, तुमने ये किया था और इसलिए सब कुछ ठीक हुआ। नागशक्ति के खिलाड़ियों का निशाना हर बार चुक गया और रॉन ने हर गोल बचा लिया। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला था, हैरी ने अब खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हाथ जैकेट की जेब में डालकर वह छोटी शीशी निकाली जो हरमाइनी ने उस सुबह उसके हाथ में देखी थी। यह सुनहरे काढ़े से भरी थी और इसका कॉर्क अब भी मोम से सील बंद था। मैं तो बस चाहता था कि रॉन यह सोचे कि मैंने काम किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे देखते समय यह नाटक किया था। उसने रॉन की तरफ देखा। तुमने हर गोल इसलिए बचाया था क्योंकि तुम खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे। तुमने हर गोल खुद बचाया था। उसने काढ़े की शीशी दोबारा अपनी जेब में रख ली। तो मेरे कद्दू के जूस में सचमुच कुछ नहीं था, रॉन ने हैरानी से कहा। लेकिन मौसम अच्छा था और वासी नहीं खेल रहा था। मुझे तुमने खुशकिस्मती काढ़ा सचमुच नहीं पिलाया था। हैरी ने अपना सिर इंकार में हिलाया। रॉन एक पल के लिए उसकी तरफ मुंह फाड़कर देखता रहा, फिर वह हरमाइनी की तरफ मुड़ा और उसकी आवाज की नकल की। तुमने आज सुबह रॉन के जूस में खुशकिस्मती काढ़ा मिलाया था, इसलिए उसने हर गोल बचा लिया। देखा, मैं बिना मदद के भी गोल बचा सकता हूँ हरमाइनी। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम गोल नहीं बचा सकते रॉन। तुमने भी तो सोचा था कि तुमने काढ़ा पिया था। लेकिन तब तक रॉन उसके पास से होता हुआ दरवाजे से बाहर निकल चुका था और उसकी झाड़ू उसके कंधे पर थी। हैरी ने अचानक खामोशी में कहा। उसे अपनी योजना के इस कदर बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी। क्या हम पार्टी में चलें? तुम जाओ, हरमाइनी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। मैं तो इस वक्त रॉन से तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मैंने किया क्या है। और वह भी धड़धड़ाती हुई चेंजिंग रूम से बाहर निकल गई।
हैरी धीरे धीरे भीड़ के बीच से महल की तरफ चल दिया। कई लोग उसे बधाइयां दे रहे थे, लेकिन उसे पराजय का एहसास हो रहा था। उसे यकीन था कि अगर रॉन मैच जीत गया तो उसमें और हरमाइनी में एक बार फिर दोस्ती हो जाएगी। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हरमाइनी को ये बात कैसे समझाए कि रॉन उससे इसलिए नाराज था क्योंकि उसने विक्टर क्रम को चूमा था, वह भी तब जब हरमाइनी ने गलती बहुत पहले की थी। हैरी को गुरुद्वार के जश्न की पार्टी में हरमाइनी नहीं दिखी। हालांकि जब वह पहुंचा तो पार्टी पूरे शबाब पर थी। उसके आने पर नए सिरे से खुशी की आवाजें और पीठ पर धौलों का सिलसिला शुरू हो गया। जल्दी विद्यार्थियों की भीड़ उसे बधाइयां देने लगी। क्रीवी बंधु हर पल का विस्तार से वर्णन करते हुए मैच का विश्लेषण करना चाहते थे। बहुत सारी लड़कियों ने हैरी को घेर लिया। वे उसके सामान्य वाक्यों पर भी हंस रही थी और अपनी पलकें झपका रही थी। उसे रॉन को खोजने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। आखिरकार उसने खुद को रोमिल्डा वेन से अलग किया, जो संकेत कर रही थी कि वह स्लॉगहॉर्न की क्रिसमस पार्टी में उसके साथ जाना चाहेगी। जब वह ड्रिंक्स टेबल की तरफ गोता लगाते हुए जा रहा था तो जिनी से टकरा गया। अर्नोल्ड नाम का पिग्मी पफ जिनी के कंधे पर सवारी कर रहा था और क्रुक्शंस बड़ी उम्मीद से उसके पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। रॉन को देख रहे हो? जिनी हंसते हुए बोली। वह वहां है, पाखंडी कहीं का। हैरी ने उस कोने में देखा जिधर वह इशारा कर रही थी। वहां पूरे कमरे की निगाह के सामने रॉन नेविल ब्राउन से इतना चिपका हुआ था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसके हाथ कौन से थे। ऐसा लगता है कि वह उसे खा रहा है ना? जिनी ने भावहीन अंदाज में कहा। मुझे लगता है उसे अपनी तकनीक सुधारनी होगी। अच्छा खेले हैरी। उसने हैरी की बाह थपथपाई। हैरी के पेट में हलचल होने लगी, लेकिन फिर जिनी बटर बियर लेने चली गई। क्रुक्शंस अब भी उसके पीछे पीछे थी और उसकी पीली आंखें अर्नोल्ड पर जमी थीं। हैरी रॉन से दूर हो गया। रॉन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जल्दी ही वहां से निकलेगा। हैरी ने समय रहते देख लिया कि तस्वीर का छेद बंद हो रहा था। उसे उलझे हुए भूरे बालों वाला गुच्छा वहां से ओझल होते दिखा, जिससे उसका दिल डूब गया। वो एक बार फिर रोमिल्डा वेन को एक तरफ करके आगे लपका। उसने मोटी औरत की तस्वीर को धक्काकर खोला। बाहर का गलियारा वीरान दिख रहा था। हरमाइनी! उसने पहले क्लासरूम में झांका और वहां वो मिल गई। वह टीचर की डेस्क पर अकेली बैठी थी। उसके सिर के ऊपर कुछ पीले पक्षी चहचहा रहे थे, जिन्हें उसने हाल ही में हवा में उत्पन्न किया था। ऐसे वक्त में भी वह जादू में इतनी माहिर थी। हैरी इसका कायल होने से खुद को रोक नहीं पाया। ओह हेलो हैरी, उसने चटकी हुई आवाज में कहा। मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी, हैरी ने कहा। हाँ वे सचमुच अच्छे हैं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह हरमाइनी से क्या कहे। वह सोच रहा था कि शायद हरमाइनी ने रॉन को देखा ही ना हो। शायद वह कमरे से सिर्फ इसलिए चली आई हो क्योंकि उसे पार्टी थोड़ी ज्यादा शोर शराबे वाली लग गई हो। लेकिन तभी हरमाइनी ने अस्वाभाविक रूप से ऊंची आवाज में कहा, लगता है रॉन जश्न का कुछ ज्यादा ही आनंद ले रहा है। और ऐसा क्या? हैरी ने कहा। ऐसा नाटक मत करो जैसे तुमने उसे न देखा हो, हरमाइनी ने कहा। वह इस चीज को छिपा कर तो नहीं कर रहा है। उनके पीछे का दरवाजा खुल गया। हैरी को दहशत हुई जब रॉन हंसता हुआ अंदर आया और लेवेंडर का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने लगा। ओह! हैरी को देखकर वह रुक गया। उप्स! लेवेंडर बोली और हंसती हुई कमरे के बाहर भाग गई। दरवाजा उसके पीछे झूलता हुआ बंद हो गया। एक भयंकर खामोशी छा गई। हरमाइनी रॉन की तरफ घूर रही थी, जिसने उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया, लेकिन बहादुरी से अजीब तरीके से बोला, हाय हैरी, सोच रहा था कि तुम न जाने कहाँ चले गए। हरमाइनी डेस्क से फिसली। पीछे पक्षियों का छोटा सा समूह अब भी उसके सिर के चारों तरफ मंडरा रहा था, जिसकी वजह से वह सौर मंडल का पंखों वाला मॉडल लग रही थी। तुम्हें लेवेंडर को बाहर इंतजार नहीं करवाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वह सोचेगी कि तुम जाने कहाँ चले गए हो। वह बहुत धीरे धीरे तन कर दरवाजे की तरफ गई। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो इस बात पर राहत में दिख रहा था कि इससे बुरी कोई चीज नहीं हुई। समूह वार! दरवाजे से एक चीख सुनाई दी। हैरी ने घूम कर देखा। हरमाइनी की छड़ी रॉन की तरफ थी और उसके चेहरे का भाव अजीब सा था। पक्षी मोटी पीली गोलियों की तरह तेजी से रॉन की तरफ जा रहे थे। रॉन ने चीखते हुए हाथों से चेहरा ढक लिया, लेकिन इसके बावजूद पक्षियों ने उस पर हमला कर दिया और जहां तक वे पहुंच सकते थे वहां का मांस नोच और कुतर लिया। दूर हटो मुझसे! रॉन चिल्लाया, लेकिन प्रतिशोध की आखिरी झलक देखने के बाद हरमाइनी ने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। हैरी को दरवाजा बंद होने से पहले उसकी सुबकने की आवाज सुनाई दी।